हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर में हम लोग आज सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा हुआ था कि सोवियत प्रणाली क्या थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है? गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संभावना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, बिकॉज ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पढ़िए, तो उसमें ध्यान लगाना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि गोर्बाचेव जिस समय थे तो उस समय सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, जबकि ये एक महाशक्ति था जैसे अमेरिका था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, गोर्बाचेव सोवियत संघ के 1985 से लेकर के 91 तक क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं के दौरान जब ये अपने शासन व्यवस्था में थे तो उन्हीं के मौजूदगी में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी सोवियत संघ टूट जाता है और उसके बाद से एक ही महाशक्ति बचती है, वह है अमेरिका। तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, अब इसके कारणों पर हम लोग नजर डालते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि विघटन कैसे हो गया। हुआ क्या था दोस्तों कि 1961 ईस्वी में जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, तो पूर्वी वाला जो भाग था वो यूएसएसआर के नेतृत्व में और पश्चिम वाला जो भाग था वह अमेरिका के नेतृत्व में संचालित हो रहा था। पश्चिम वाले में लोकतंत्र, जबकि पूर्वी वाले जो यूरोप था उसमें साम्यवाद, ये शासन व्यवस्था वहां पर चल रही थी। और उसके बाद से इन दोनों यूरोपियों के बीच में, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन के बीचों बीच में क्या की गई थी 1961 में। कब? 1961 ईस्वी में एक बहुत बड़ी दीवार खींच दी गई थी और कहीं ना कहीं ये दो शक्तियों के बीच एक विभाजन की निशानी थी। ये दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं, दो अलग अलग शासन गतिविधियों की ये एक प्रतीक थी, एक चिन्ह थी। कौन? ये बर्लिन की दीवार। ठीक है, और इसके बाद से 1989 ईस्वी में इस दीवार को तोड़ दी जाती है और पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं। और 1990 ईस्वी में, कब? 1990 ईस्वी में जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है। जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले विघटन पर चर्चा करते हैं, तब हमको और समझ में आएगा। होता क्या है दोस्तों कि 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बनते हैं? महासचिव बनते हैं। और उसी दौरान सोवियत संघ अमेरिका से हर क्षेत्रीय विवाद को लेकर के उलझा हुआ था, संघर्ष में था और वह अपनी सारी शक्ति अमेरिका से लड़ने में लगा दिया होता, चाहे सेना के रूप में हो चाहे संसाधन के रूप में हो, जिसके कारण उसकी सारी अर्थव्यवस्था, यानी जो पैसे थी वो अमेरिका से लड़ने में खर्च हो गई, उससे उलझने में खर्च हो गई। देन क्या हुआ कि उस समय पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र का ज्यादा बोलबाला हो गया। लोग वहां पर लोकतंत्र का समर्थन करने लगे, पूंजीवादी व्यवस्था को मतलब क्या बोलते हैं, समर्थन करने लगे। और इसी को देखते हुए जो पूर्वी यूरोप, हमने कहा ना, ये पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ के नेतृत्व में शासन व्यवस्था को चला रहे थे, तो ये लोग काफी इससे इंप्रेस हो जाते हैं, यानी पूर्वी यूरोप के लोग पश्चिमी यूरोप से काफी प्रभावित होते हैं। कारण कि पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र का बोलबाला था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, बोलने की आजादी थी, यानी इन लोगों को, यानी पश्चिमी यूरोप के लोगों को मौलिक अधिकार मिली हुई थी। जबकि पूर्वी यूरोप
के जितने भी सदस्य देश थे वहां पर कम्युनिस्ट सरकार के माध्यम से सरकार चलाने के कारण इस पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कारण कि ये इनका जो अर्थव्यवस्था का जो स्तर था, किनका, पूर्वी यूरोप का जो अर्थव्यवस्था का स्तर था लगातार गिरते गया। एक ही तरह की सरकार की व्यवस्था रहती थी। लड़ाई में सारा ध्यान होने कारण सोवियत संघ पूर्वी यूरोप पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण पूर्वी यूरोप का जो अर्थव्यवस्था थी पश्चिमी यूरोप के मुकाबले कहीं गिर गई थी। देन पूर्वी यूरोप के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बगावत शुरू कर दिया कि हमें लोकतंत्र को अपनानी है, हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनानी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने देख लिया था कि पश्चिमी यूरोप के लोग किस प्रकार से हमसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देन क्या हुआ उसके बाद से कि सोवियत संघ के जितने भी सदस्य देश थे जैसे पूर्वी यूरोप में, वो लोकतंत्र का समर्थन करने लगते हैं। इसके बाद से क्या होता है कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट जो सरकार थी लगातार उनका मनोबल गिरने लगता है, उनका पतन होने लगता है। हमने अभी बताया कि पूर्वी यूरोप के मुकाबले पश्चिमी जो यूरोप था वह काफी समृद्ध होते जा रहा था, लोकतंत्र को वहां पर बोलबाला था। इसके बाद से क्या हुआ कि 1991 ईस्वी में एल्सिन द्वारा क्या किया जाता है, अच्छा इसे हमने पहले बताया हुआ था कि 1989 में क्या किया जाता है, जर्मनी के जो लोग थे जो बर्लिन के दीवार के मतलब क्या बोले, बर्लिन के दीवार को उड़ जाने के कारण वह पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में बढ़ गए थे। उसके बाद से क्या किया, 1989 में उस दीवार को गिरा दिया गया। जैसे ही ये दीवार को गिरा दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी दोनों जर्मनी एक हो गए 1990 ईस्वी में, और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। देन क्या होता 1990 में, और इसलिए 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। उसके बाद से 1991 ईस्वी में जब मिखाइल गोर्बाचेव जब वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी दौरान होता क्या है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण कि हमें सोवियत संघ को उभारना है, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसके कारण येल्त्सिन, नाम ध्यान से सुनना है, 1991 में येल्त्सिन जो वहां के प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं, वह मिखाइल गोर्बाचेव को चुनाव में पराजित कर देते हैं। और इसके बाद से क्या होता है कि सोवियत संघ से रूस, यूक्रेन और बेलारूस क्या करते हैं, विघटन की घोषणा कर देते हैं कि कहते हैं कि अब हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रखना है, हमको एक अलग सदस्य बनना है। क्योंकि 1945 के बाद से इन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि हम सोवियत संघ के सदस्य बनेंगे, लेकिन 1991 ईस्वी में उन्होंने कह दिया कि हम सोवियत संघ का सदस्य नहीं रहेंगे, हम इसकी विघटन की घोषणा करते हैं। इसलिए रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या किया, सोवियत संघ से अपने विघटन की घोषणा कर दी। उसके बाद से कम्युनिस्ट सरकार का पतन होना शुरू हो जाता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और इस तरह से 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। 1991 ईस्वी में क्या किया जाता है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और उसके बाद से सोवियत संघ की जगह अब जो रूस सोवियत संघ का लीडरशिप कर रहा था हर मामले में, रूस को क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बनाया जाता है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। पहले सोवियत संघ था, अब सोवियत संघ जब टूट गया तो उसके जगह पर किसको बनाया गया, रूस को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये आपको समझ में आया? तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन होते चला गया। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में कैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक बढ़ते हैं, और अगला हमारा टॉपिक है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ये ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको बार बार यही बात बोलते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग करना है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन उसी में छिपा होता है। तो यहाँ पर देखिए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। अब इस क्यों को हम लोग ढूंढते हैं, उसके लॉजिक समझते हैं, उसके कारणों को जानते हैं। ठीक है, कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे क्या कारण थे कि उसका विघटन हो गया। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख रूप से 2 ही कारण सामने आते हैं। वह क्या,
एक जो था वो अर्थव्यवस्था को लेकर के, और दूसरा जो था वह राजनीति को लेकर के। एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, समाज को लेकर के, सामाजिक विचारधारा। ये 3 तरह की गतिविधियां देखने में मिलती है जिसके कारण उसका विघटन हो गया। अब हम लोग एक एक उसके प्रमुख कारणों को जानते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है वो है आर्थिक संकट। क्या है? आर्थिक संकट। था क्या दोस्तों कि सोवियत संघ अमेरिका से हर बात में उलझते गया। उसने अपनी सारी एनर्जी अमेरिका से लड़ने में, संघर्ष करने में खर्च कर दी, जिसके कारण उसका अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया। ठीक है, देखिए उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, कमजोर हो गया। उसने अपने जितने भी संसाधन थे, शक्ति थी, एनर्जी थी, वो अमेरिका से लड़ने में खर्च कर दी, हथियार बनाने में खर्च कर दी, जिसके कारण उसने जनता पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया। यह भी विघटन के एक प्रमुख कारण था। क्या? आर्थिक संकट। दूसरा इसके कारण जब हम खंगालते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता में हम ये देखते हैं कि लगभग 72 सालों से एक ही पार्टी की शासन व्यवस्था रही है। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी की व्यवस्था रहती है। ठीक है, 1945 से शुरू होता है और 1991 तक रहता है लगभग। ठीक है, उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दी जाती है। तो कह रहा है कि एक समय तक एक ही पार्टी का यानी वन पार्टी रूल रही थी, जिसके कारण उसने प्रशासन की व्यवस्था को ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी ही मनमानी करी, जनता से उसको कोई मतलब नहीं था, जिसके कारण हुआ क्या कि राजनीतिक अस्थिरता आ गई। यानी सरकार के हर चीजों में केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व था। कौन? तो कम्युनिस्ट पार्टी। जिसके कारण उसने जनता की बातों को, जनता के मन की बातों को नहीं टटोला, उसकी कमियों को ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हो गया, राजनीतिक धीरे धीरे अस्थिरता आने लगी, लोगों में खटास पैदा होने लगी। ठीक है, यह भी सोवियत संघ के विघटन के एक प्रमुख कारण था। तीसरा हम देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव का शासन व्यवस्था। इससे पहले वाले में टॉपिक में हमने बताया था मिखाइल गोर्बाचेव जो थे एक उदारवादी शासक थे और वे कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम जो संघर्ष हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोवियत संघ को, उसको रोक दिया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों को सुधार किया। सुधार क्या किया कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार की। उन्होंने कहा कि नहीं, सोवियत जो संघ है वो अमेरिका से नहीं लड़े, इसलिए बहुत सारी जगहों से सेना को वापस बुला ली गई, जिसके कारण उनकी तीव्र आलोचना हुई। लेकिन अर्थव्यवस्था को उन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण लोगों के मन में ये घर कर गया, लोगों के मन में ये समा गया कि नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव वही कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, जिसके कारण ये विरोधी भावना और तेजी हो गई। और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसी तरह से अर्थव्यवस्था को सुधारने वाला कोई रहता तो संभवतः सोवियत संघ और मजबूत हो गया रहता, जैसे कि मिखाइल गोर्बाचेव कर रहे थे। इसलिए लोगों के मन में ये घर कर गया और उन्होंने कहा कि हमें इसी तरह की व्यवस्था चाहिए। इसलिए लोगों ने इसको और असंतोष की जो प्रतिक्रिया थी उसको और तीव्र कर दिया। चौथा कारणों में हम लोग ये देखते हैं राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता की घोषणा। इसमें हमने ये देखा कि जो बाल्टिक कंट्री थे, बाल्टिक कंट्री का मतलब हम ये जानते हैं एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। बाल्टिक सागर के किनारे वाले देश को बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, बाल्टिक देश बोलते हैं। सबसे ऊपर जो है वह एस्टोनिया है, उसके बीच में लताविया है और सबसे नीचे क्या है, लिथुआनिया। आप देखिए जैसे हम एक यहाँ पर मैप बना दे रहे हैं, ऊपर है एस्टोनिया, उसके नीचे है लताविया और उसके ठीक नीचे क्या है, लिथुआनिया। तो सबसे पहले जो लिथुआनिया था वह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। सोवियत संघ से यह कहता है कि हम आपका सदस्य देश नहीं रहेंगे और हम अपनी आजादी की घोषणा करते हैं। किससे? सोवियत संघ से। ठीक है, देखिए
कि पूर्वी यूरोपीय देश आजादी की मांग करने लगे। मार्च 1990 में लिथुआनिया क्या किया, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया सोवियत संघ का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए किस तरह से राष्ट्रवादी भावना और स्वतंत्रता की मांग शुरू हो जाती है, जिसके कारण सोवियत संघ में अस्थिरता आ जाती है, दबाव पड़ने लगता है। और जब दबाव पड़ने लगता है तो जनता के मन में हलचल आने लगती है, सरकार में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है और वह सोचने में मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमें इसे छोड़ना होगा। पांचवा कारण हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और दबाव। इसमें क्या था कि अमेरिका से अधिक समय तक संघर्ष के कारण सोवियत संघ क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब दबाव पड़ने लगा था कि हम जो प्रमुख शक्ति थे अब उस रूप में नहीं रहे, हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। देन 1991 ईस्वी में क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव उस समय जब राष्ट्रपति होते हैं, अंतिम राष्ट्रपति होते हैं सोवियत संघ के, उनके नेतृत्व में जब फिर चुनाव लड़ा जाता है तो बोरिस येल्त्सिन मिखाइल गोर्बाचेव को पराजित कर देते हैं। और इस तरह से सोवियत संघ का दिसंबर 1991 में, कब, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का क्या होता है, विघटन हो जाता है। और इस तरह से जब विघटन होता है तो रूस सोवियत संघ के बाद, टूटने के बाद, वह प्रमुख देश के रूप में बनता है, एक स्वतंत्र देश बनता है। और सारा कार्यभार जो सोवियत संघ का रूस कर रहा था तो वह स्वतंत्र देश बनता है, तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसके क्या परिणाम आते हैं सामने। जब विघटन हुआ तो कुछ परिणाम सामने आएंगे, नहीं आने की सवाल नहीं है। तो इस परिणाम क्या आते हैं, तो सबसे पहले कोल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। कोल्ड वार कब से कब तक चला था, तो हमने आपको बताया था कि 1945 से शुरू होकर के 1991 तक जाती है। 45 शुरू हुई, 91 में खत्म हो गई। 91 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद से जब रूस एक स्वतंत्र देश बनता है तो बोरिस येल्त्सिन वहां के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। तो हम परिणाम बता रहे थे कि कोल्ड वार खत्म हो जाता है। उसके बाद से यूएस यानी अमेरिका सर्वोच्च शक्ति बनकर के उभरता है, दूसरी कोई शक्ति नहीं रही, और रूस एक स्वतंत्र बनकर के उभरता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। पिछले जब हमने सेशन कराया हुआ था, टॉपिक पढ़ाया हुआ था, तो उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब हमला किया था, तो इसका सही आंसर है 1979 ईस्वी में। कब किया था, 1979 ईस्वी में। आज का हमारा प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। फिर ध्यान समझ लीजिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक दोस्तों आप पढ़ते रहिए, मन लगाइए।